चलो बच्चों करते हैं शुरू आज की क्लास। और सेकंड चैप्टर यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पूरा कर चुके हैं फुल फ्लैश तरीके से। और कॉन्सेप्ट का नाम क्या था बच्चों? कार्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच? कार्डिनल अप्रोच हम पूरा कर चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज, वो हम पूरा कर चुके हैं। घर से कुछ काम भी करने के लिए दिया था मैंने आपको, ग्राफ दिए थे करने के लिए, करके लाए हो तुम भाई साहब? नहीं ना? सुचित, मसूद, नहीं। आप करके लाए हो? तुम करके लाए हो? चलो मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक है ना? अब मैं आपको बोलूंगा नहीं। आप आप ना, मैं तो बहुत बोल बोल के मैं तो थक चुका हूँ आपको। आप अब करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है। करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो अपने लिए। खैर, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको बच्चों इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उसको क्या बोलते थे? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। वहां पे किसका कॉन्सेप्ट यूज होता था इक्विलिब्रियम निकालने के लिए? मार्जिनल यूटिलिटी का। अरे mu अपॉन p तो करते थे हम वहां पे, दैट्स व्हाई से मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते थे। यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट यूज होगा इंडिफरेंस कर्व का। तुम अगर अभी मेरे से पूछोगे कि इंडिफरेंस कर्व बताओ, तो मैं भी आपको समझा नहीं सकता इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि उसके पहले हमें इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचने के लिए हमें छोटे 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तब जाकर के हमें इंडिफरेंस कर्व समझ में आएगा। देन फाइनली हम क्या निकाल सकते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? ए मार्शल ने। किसने दिया था? बोलो थोड़ा अच्छे से बोल के बताओ। ए मार्शल। किसने दिया था? ए मार्शल ने, ठीक है ना? अब पिक्चर में आए कौन? प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। कौन आए? प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। जितनी इज्जत तुमने दी ना एल्फ्रेड मार्शल को, इतनी किसने नहीं दी? प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने नहीं दी। दो अलग अलग लोग हैं। पहले वाले अंकल देख रहे होंगे आप, अंकल की आंखों में चमक देखो। ये प्रोफेसर हिक्स है, विक्स नहीं, हिक्स बता रहा है। ये एलन है, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। इन्होंने मिलकर के किस पे काम किया है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे काम किया है। और मैं भी बोल रहा था कि जितनी इज्जत आपने अल्फ्रेड मार्शल को दी, जितना प्यार से आपने बोला अल्फ्रेड मार्शल का नाम, इन्होंने इतनी इज्जत नहीं दी। इन्होंने बोला हे मार्शल। क्या बोला इसने? तू पागल बनाता है लोगों का। जो चीज को हम क्या ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते, तूने पूरा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया जहान बनाई, ठीक है ना? और लोगों को क्या कर रहा है? अपनी बात से सेटिस्फाई भी कर रहा है। ए छपरी, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसने बोला हम सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। सेटिस्फेक्शन को मेजर, बेचारा एल्फ्रेड मार्शल डर गया, जैसे कि आप भी डर गए, ठीक है ना? मैंने बोला अरे अंकल आप तो कहीं कहीं नाराज हो रहे हो यार, अब दोनों मिलकर के मेरी बैंड बजाओगे क्या? हम तो पहले डर गए, आप कहीं नाराज हो रहे? आप बता दो, हम नहीं बता पाए। जब आप बोल रहे हो, जब आप हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हो, ठीक है ना, हमारे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आप बता दो क्या होना चाहिए। बोले सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। अंकल ने बोला, दोनों ने मिलकर के, कि यूटिलिटी को मेजर, यूटिलिटी को बच्चों केवल रैंक दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? रैंक। रैंक मतलब कंपैरिजन किया जा सकता है। तुम्हारे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला और मेरे को कम मिला, बस इतना बोला जा सकता है। लेकिन इससे आगे चल करके अगर एक भी बात ये पूछी ना कि तुम्हें कितना मिला और मुझे कितना मिला, तो ऐसा हम बता नहीं पाएंगे और ना बता सकते, क्योंकि कोई डिवाइस है ही नहीं हमारे पास कि तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिला और हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला। बस ये बोल सकते हैं कि तुम्हें ज्यादा मिला और हमें तुम्हारे से कम मिला। हम रैंक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रैंक। बताओ, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सेटिस्फेक्शन भाई, हमने कोई गुड्स को कंज्यूम किया, क्या किया? मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ यार मुझे तो मजा नहीं आया। तुम कह रहे हो नहीं नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात कोई ना है। तुम्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। बताओ अंकल झूठ बोल रहे हैं क्या? सही तो बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे थी? ए मार्शल क्या बोलता था? वो बोलता था कि ये बताओ कि तुम्हें इतना मिला और मुझे इतना मिला। ये कह रहे इतना इतना कुछ नहीं,
बस ये बताओ कि तुम्हें ज्यादा मिला, हमें कम मिला, या हमें कम मिला तुम्हें ज्यादा मिला, जो भी मतलब कॉम्बिनेशन जैसे भी तुम बोलो, केवल बस रैंक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रैंक दे सकते हैं। इनके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही? देखे क्या बोला अंकल ने, देख लो। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, अब ए मार्शल ठहरा थोड़ा क्या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज, इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, इन्होंने आलोचना की। क्या की? समझते हो आलोचना? नहीं समझते? क्रिटिसिज्म समझते हो क्या? किसी बात को गलत ठहराना। जैसे मान लो तुमने कोई डिसीजन लिया, तुम्हारे घर वाले बोल रहे क्या जरूरत थी इसकी, करवा लेना नुकसान बिना फालतू में, क्या जरूरत आ रही थी इसकी, ये तरीका सही कोई ना होता है, हमें तो बताता, हमारे से पूछता तो पहले। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं एक टाइप से। जैसे अब मोदी जी बड़े सारे काम करते हैं देश के अंदर, तो लोग गाली देते हैं ना मोदी जी को, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, है ना? तो लोग क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। या जो दूसरी पार्टी वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? बोलते हैं ना, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कई कई बार मोदी जी भी बोलते हैं दूसरे लोगों को, है ना? तो वो क्या करते हैं? क्रिटिसाइज, यानी कि किसी की आलोचना करना, इन द सेंस उसकी कमी टाइप से निकालना। क्या निकालना? कमी निकालना, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसकी जरूरत क्या थी, ये वगैरह। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको? द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। कौन से कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया? और जो कार्डिनल किसने दिया था? हाँ, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट, इनका ये मानना था, दे मतलब ये प्रोफेसर हिक्स एंड एलन का, इनका ये मानना था, इनकी ये ओपिनियन थी दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। यूटिलिटी क्या होती है? मतलब ये हमारे इंटरनल मन से आती है, ठीक है ना? मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द यूटिलिटी। बड़ा मुश्किल है यूटिलिटी को क्या करना? मेजर करना इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब नंबर्स में। यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना काफी मुश्किल है, ऐसा इन्होंने बोला। फिर ये बोल रहे प्रोफेसर हिक्स चैलेंज। प्रोफेसर हिक्स ने क्या किया? चैलेंज किया। क्या किया? चैलेंज किया। ए अल्फ्रेड मार्शल बाहर निकल। जैसे तुमने वो रामायण देखी होगी ना, रामायण में वो बोलता है ना किसको, आई थिंक सुग्रीव बोलता है ना किसको, बाली को, ए बाली बाहर निकल। नहीं सुना तुमने वो डायलॉग? अरे जाने दो, क्या तुमने, पढ़ाई तुम नहीं करते, खेलते तुम नहीं, है ना, देखते तुम नहीं कुछ, कैसे हो तुम? छोड़ो। प्रोफेसर हिक्स एलन, सॉरी, प्रोफेसर हिक्स चैलेंज द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। प्रोफेसर हिक्स ने क्या किया? चैलेंज किया किसको? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। ए अल्फ्रेड मार्शल बाहर निकल, कहां दुनिया को पागल बना रहा है, ठीक है ना? ऐसे कुछ नहीं होता है। ही स्टेट्स दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट टर्म्स, कि यूटिलिटी को एग्जैक्ट टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। रादर यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड, यूटिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। और वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर, उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर। तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो तुम्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे अच्छी नहीं लगती तो मुझे कम मिला। तो हम बस ये बोल सकते हैं कि भाई इस चीज को कंज्यूम करके तुम्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे कम मिला, क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी, तुम्हारी वो पसंद थी। कोई चीज मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, तुम्हें कम मिलेगा। तो हम ये रैंक दे सकते हैं कि मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, तुम्हें सेटिस्फेक्शन कम मिला। लेकिन वो क्या बोलता था? वो और अंदर घुसता था एल्फ्रेड मार्शल, वो बोलता था ये बताओ कितना मिला है। अब इसका कोई डिवाइस नहीं था, यही इस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ी कमी थी, ठीक है? आगे ये बोल रहा है प्रोफेसर हिक्स एंड एलन हैव डेवलप्ड अ थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी को डेवलप किया ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। किसकी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक थ्योरी को डेवलप किया बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो किसके ऊपर बेस्ड थी? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। दिस थ्योरी इज पॉपुलरली नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाता है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखो नोट में क्या लिखा है? ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक। ऑर्डिनल यूटिलिटी केवल किस में एक्सप्रेस की जा सकती है? रैंक में, कम या ज्यादा। नेक्स्ट है, लेट अस नाउ डिस्कस सम इंपोर्टेंट टर्म्स
रिलेटेड टू द ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब कुछ क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, और अभी क्या पढ़ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व के बाद बच्चों हम उसके बाद भी छोटी 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 बड़ी सारी टर्म्स है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ बोलो। रटोगे या समझोगे? रटोगे नहीं, मानोगे नहीं, समझ के मानोगे। हुआ यूं बच्चों, एक कहानी सुनने के लिए तैयार हो? स्टोरी टेलिंग बड़ा करते हो तुम, तभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। एक चिंटी थी और चिंटी का रिश्ता हो गया। चिंटी का रिश्ता हो गया, तो ये सुनो, एक चिंटी थी और उसका रिश्ता हुआ। और उसका रिश्ता हुआ कहाँ पे, कनाडा में। कहाँ पे, कनाडा में। मतलब लड़का वो कनाडा जॉब करता है बेसिकली। आगे चालू करे या तुम पहले अपनी फील ले लो? हाँ जी। नहीं तुम, अभी तुम अपना माहौल सा बना रहे हो ना, अगर भी एक बार। हाँ जी। चलूं आगे चलूं? तो मैं कह रहा था कि एक चिंटी थी, और चिंटी का क्या हुआ, रिश्ता। और रिश्ता जहां से हुआ, वो बंदा कहाँ पे रहता है, कनाडा। अब रिश्ता हो गया अभी, लेकिन अभी कोई भी वो होता है ना, कुछ पंडित जी वगैरह के पास जाते हैं तो कुछ डेट वगैरह निकलवाते हैं। तो डेट अभी निकल नहीं रही है, क्योंकि कोई साई वगैरह नहीं है। डेट निकलेगी, मतलब निकलेगी नवंबर में, वो भी अभी फाइनल नहीं हुई। कोई बात नहीं, कोई भी एक नवंबर की डेट मान लो, 13 नवंबर, ठीक है। 31 नवंबर, नहीं फिर तो ये तो चिंटी मतलब बिना ब्याह ही रह जाएगी फिर तो, है ना, शादी होगी नहीं चिंटी की। ये तो तुम गलत कर रहे हो, हमारी कहानी बर्बाद कर रहे हो। चलो जी। तो बच्चों, ये जो चिंटी है, इसकी शादी कब है, बोलो? 13 नवंबर में। और अभी महीना कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। और अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, और फिर नवंबर। हाँ भैया तुम एकेडमी के बच्चे हो तो सितंबर आएगा, ठीक है ना। हम थोड़ा ऐसे हैं। सह परिवार मतलब, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि तुम पहले अपना फील ले लो कॉन्सेप्ट की, मैं बाद में करूंगा। चलो। अब क्योंकि नवंबर में चिंटी की शादी है, तो भाई मम्मी तो ठहरी मम्मी, चिंटी की मम्मी ने खरीदी करना चालू कर दी। अब दरअसल क्या है कि कार्यक्रम ऐसा था कि नवंबर में तो शादी थी, लेकिन अब क्योंकि गैप है 2-3 महीने का बीच में, ठीक है। तो अब देखो, ज्यादा हम तो बता नहीं सकते आपको, लेकिन बच्चे हमें बताते हैं ऐसा, तो वो बता रहे हैं, बच्चों से नॉलेज कलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो होता ऐसे कि वो 3 महीने में डेली एक उन्होंने स्लॉट फिक्स किया, शाम को 7 से 8 बजे का, कि जी 7 से 8 बजे तक हम क्या करेंगे, कॉल पे बातचीत करेंगे, ठीक है। भैया ये क्या इंडिफरेंस कर्व चल रहा था, और हम कहाँ पे कौन सी दुनिया में आ गए। क्या कह रहा है छपरी? हाँ जी। बच्चों बात बात में कब कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने शाम को एक 7 बजे से 8 बजे तक का एक स्लॉट फिक्स किया, जहाँ पे वो कुछ भी, अब हमें क्या मतलब है, क्या कुछ भी बात करें। हाँ, चिंटी और चिंटू और कौन? नहीं नहीं। हेले, सारे कॉन्सेप्ट का सत्यानाश। अरे मम्मी से तो डेली सुबह से 3 घंटे तक बात ही करती है वो चिंटी। शाम को चिंटी ने और चिंटू ने, कनाडा वाले चिंटू ने और भारतीय चिंटी ने एक टाइम स्लॉट फिक्स किया 7 से 8 का, कि वो बताएंगे कि भाई वो क्या जॉब परफॉर्म करता है, ताकि वो एक दूसरे के बारे में जान सके, ठीक है। अब वो बताता है, वहां का कल्चर बताता है कि वहां पे कैसे होता है कैसे नहीं, मतलब वर्किंग स्टाइल क्या है, किस कंपनी में जॉब करता है, क्या उसकी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है ना, कितने आवर्स की उसकी शिफ्ट होती है,
कब कब उसकी छुट्टी होती है ना। तो ऐसी बात चल रही थी, तो उसने बताया कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। क्या रहता है? और वो बोलने लगा, चिंटी बुढ़ाना की थी और शादी कहाँ पे होनी थी? कनाडा में। अब वो बोलने लगा जी यहाँ पे तो सैटरडे संडे क्या रहता है, ऑफ रहता है, यहाँ तो हम वीकेंड मनाते हैं, ठीक है ना, पार्टी वगैरह वाला कल्चर है, तो पार्टी करने के लिए जाते हैं। तो बेसिकली चिंटी बोलने लगी कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ का तो कल्चर नहीं है। तो अब ये चिंटी को थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी, मतलब ये थोड़ा सा डाउट करने लगी इन द सेंस कि क्योंकि जो कल्चर है ना, कल्चर, वो कल्चर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं कि जैसे चिंटी यहाँ पे बहुत क्या करती है, सादा जीवन जीती है, उच्च विचार है ऐसे, लेकिन ये तो अगला अगला कुछ और ही बता रहा है। ये कह रहा है जी तो पार्टी का कल्चर है, ये है वो है, वीकेंड मनाते हैं, सारे हमारे कलीग्स आते हैं, जो ऑफिस स्टाफ होता है वो सब लोग आते हैं, वो अपने स्पाउस को भी लेके आते हैं। स्पाउस समझते हो आप? नहीं समझते? हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है, ठीक है ना। अगर हम हस्बैंड के स्पाउस की बात करें तो उसकी वाइफ क्या होगी? स्पाउस। और वाइफ के लिए बात करें तो उसका हस्बैंड क्या होगा? स्पाउस होगा, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो ए बच्चों। तो हुआ यूं कि जैसे बातचीत चल रही थी, तो इसको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हुई कि यार ये तो कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेकिन अब चूंकि रिश्ता तो हो गया था, तो अब ये चिंटी क्या करना चाहती है, चिंटी वहां के कल्चर में ढलना चाहती है। तो ये ना बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ डेली का डेली कुछ ना कुछ पूछती है उससे कि जी वहां पे कैसे चलता है ये वगैरह वो। तो वो सारी चीजें ये वो बताता है कि हम तो, अब ये बता रहा है कि जैसे मंडे में बात हुई, तो बता रहा है कि हमने सैटरडे संडे में क्या किया, ठीक है ना, हम पार्टी करने के लिए गए थे, ये पूरा स्टाफ आया, बता कुछ वीडियोस वगैरह भेजी। अब हुआ यूं कि ये चिंटी की मम्मी उधर तैयारी करने में लगी हुई है, खरीदी करने में लगी हुई है, ठीक है। और चिंटी की मम्मी साड़ी खरीदना चाहती है चिंटी के लिए। क्या खरीदना चाहती है? तो चिंटी को साड़ी देगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जाकर के जब ये जाएगी, ऐसा होता है कुछ कल्चर होता है कि कुछ मम्मी को थोड़ा अजीब अलग ही रहता है कि हाँ भाई चिंटी को 10 साड़ी देनी है, हमें 5 साड़ी देनी है वगैरह वगैरह। चिंटी भी खुश थी कि हाँ ठीक है यार। लेकिन अब जैसे जैसे उससे बातचीत हो रही है तो इसको वहां का कल्चर पता चल रहा है। इसके मन में एक इनसिक्योरिटी ये आई कि अगर मैं साड़ी पहनूंगी, देखो मैं अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। कभी सोचो कि भारतीय कल्चर को तुम तो डिग्रेड करने की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मैं तो जस्ट क्या बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो अब चिंटी को ये लगा कि यार कहीं अगर, हालांकि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, चिंटी को ये लगा कि अगर मैं साड़ी पहन, बस अपने मन में ही सोच रही है ये, ठीक है ना, एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस अपने मन में सोच रही है कि अगर मैं ऐसे, मम्मी मेरे को साड़ी देगी, सारी की सारी साड़ी दे देगी, और जैसे कि वो वीडियो वगैरह भेज रहा था बंदा उधर से कि भाई ऐसे ऐसे ये पार्टी वगैरह करते हैं, तो वहां पे तो जो अपनी वाइफ वगैरह को लेके आ रहे हैं, उसके जो स्टाफ, बाकी जो स्टाफ है या जो उसके फ्रेंड्स वगैरह है, तो वो तो जीन्स वगैरह क्या करते हैं, पहनते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो कहीं वे मुझे सोचे गांव की गवार, क्या सोचे? गांव की गवार। तो दैट्स वाई, अब ध्यान से सुनो। हुआ यूं कि चिंटी की मम्मी, सुनो ना, अरे सुनो तो एक बार, प्लीज सुन लो यार एक बार। चिंटी की मम्मी चिंटी को साड़ी देना चाहती थी, लेकिन चिंटी ने अपनी मम्मी को थोड़ा जिद की कि नहीं नहीं मम्मी, वो थोड़ा वहां पे कल्चर क्या है ना, अलग है, तो आप ना मेरे को ना एक जीन्स दिलवा दो। क्या दिलवा दो? एक जीन्स दिलवा दो और मेरे को 12 साड़ी दे देना। एक कॉम्बिनेशन बन गया बच्चों ये दो गुड्स का। सारे बच्चों को पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, से कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं। एक कॉम्बिनेशन बना ए, जीन्स का और साड़ी का, जहां पे चिंटी एक जीन्स लेना चाहती है और 12 साड़ी लेना चाहती है आज के दिन पे। तुम बोलोगे कॉम्बिनेशन चिंटी ने कैसे बनाया? ये अपने मन से बनाया और अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेसिस पे बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 से 8 का डेली स्लॉट क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अब और भी आगे बातचीत हुई या उसने और भी कुछ वहां पे पार्टी वगैरह की कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई, तो वो बोल रहा कि भाई मैं इस बार तो हमने क्या किया, सैटरडे संडे दोनों दिन क्या की, पार्टी वगैरह की, ठीक है ना। अब इसके मन में फिर वापस से इनसिक्योरिटी आई चिंटी के लिए। चिंटी के मन में क्या आई? इनसिक्योरिटी। कैसे आई?
यार अगर मैं बस एक ही जीन्स लेके जाऊंगी, ये तो बोल रहा है कि 2-2 दिन भी पार्टी करते हैं, तो क्या मैंने डेली का डेली वो एक ही, मतलब एक हफ्ते में दोनों दिन वही सेम जीन्स पहन के जाऊंगी, है ना? ये तो अच्छा नहीं है। ये तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। अपने मन में सोच रही है ये, कोई कुछ नहीं कह रहा है ऐसे, बस अपने मन में इसकी सोच चल रही है, एक साइकोलॉजी चल रही है। इसने मम्मी को जाके जिद करी, मम्मी को जाके जिद करी, मम्मी मम्मी नहीं, मेरे को ज्यादा क्या चाहिए, मेरे को जीन्स ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? जीन्स ज्यादा चाहिए। मम्मी कह रही है, ए चिंटी तेरे को हुआ क्या है, हमारा बजट रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है हमारा बजट, ध्यान से सुनना। यानी कि मम्मी क्या बोल रही है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, हमें केवल बस, मैं तेरे को बस इतना ही दिला सकती हूँ, 1 लाख रुपए तक के कपड़े दिला सकती हूँ, इससे फालतू नहीं दिलाऊंगी, ठीक है? तो अब मम्मी ने तो कितनी 12 साड़ी और एक जीन्स देने की पहले बातचीत हो गई थी, आपस में इनका हो गया था ना जो बातचीत हुई थी पहले। अब मम्मी को ऐसा लगा कि ये बोल रही है कि नहीं मेरे को जीन्स भी दिलवा दो और साड़ी भी दिलवा दो, लेकिन मम्मी ने तो साफ कर दिया, चिंटी को भी ऐसा ही लग रहा था और मम्मी ने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि हम इतना ही हमारे पास बजट है, इससे फालतू हम कपड़ों पे खर्च नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम जीन्स ज्यादा लेना चाहेंगे, मतलब वो चिंटी ज्यादा जीन्स लेना चाहती है, तो ना चाहते हुए भी मम्मी को क्या करना पड़ेगा? बोल दो। साड़ी की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी? वाई? 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 बिकॉज वो क्या लेना चाहती है? जीन्स लेना चाहती है, और मम्मी का बजट फिक्स है, लिमिटेड है। जब ये चिंटी ज्यादा क्या लेना चाहती है, तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? साड़ी को, क्योंकि वो 1 लाख के अंदर ही पूरा कॉम्बिनेशन बनाने हैं ना। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, तो ठीक है। अब आपस में बातचीत हो गई, चिंटी ने बोला मम्मी मेरे को क्या दिला देना, 2 जीन्स दिला देना और 6 साड़ी दिला देना। दरअसल जीन्स जो, जिस जीन्स की तुम सोचा, तुम ऐसा सोच रहे होंगे, पहले तो 12 साड़ी मिल रही थी, और अभी सेक्रीफाइस तो हो रहा है किसका? साड़ी का। लेकिन कितने का सेक्रीफाइस हो गया? 6 का। बेटा जो टाइप की जीन्स मांग रही है ना, उसका बजट ही नेक्स्ट लेवल है। समझ आ रही है ना बात आपको? जो जिस टाइप की डिमांड रख रही है जीन्स की, उसका बजट ही क्या है? नेक्स्ट लेवल है। तो उस एक एक्स्ट्रा जीन्स को पाने के लिए, ध्यान से सुनना बच्चों, एक एक्स्ट्रा जीन्स को पाने के लिए 6 साड़ी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। साड़ी मान लिया मम्मी दिलवा रही थी इसे 2-2 हजार रुपए की, 3-3 हजार रुपए की। जीन्स जो ये डिमांड कर रही है वो 20 हजार रुपए की एक ही है। समझ में आ रही है? तो इसे ऐसे क्या करना पड़ेगा, एक जीन्स को लेने के लिए 6 साड़ी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालांकि चिंटी अभी भी उतनी खुश है जितनी किसमें खुश थी, जब उसे एक जीन्स और 12 साड़ी मिल रही थी। अभी भी इसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना किससे मिल रहा था, 1 और 12 से मिल रहा था। 2 और 6 से भी इसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, कार्यक्रम चलता गया, चिंटी को लगा नहीं यार वहां पे तो कल्चर अलग ही है, मम्मी 2 में भी बात नहीं बनेगी। मम्मी कह रही है हमें कुछ नहीं पता, देख तुझे रहना है वहां, कैसे है, कैसे रहना, वहां का कल्चर क्या है हमें तो पता नहीं, अब रहना तो तुझे ही है, मेरा तो बजट इतना ही है, ठीक है ना? अब तू देख ले इस बजट में क्या करेगी। चिंटी कह रही है चलो एक काम करो, 3 तो मेरे को क्या दिला दो, जीन्स दिला दो, और साड़ी कितनी दिला दो, 4। नो? और ऐसे कार्यक्रम होते होते एक और कॉम्बिनेशन बना कि 4 जीन्स और एक, सॉरी 3 साड़ी। नो? हाँ बोलो। 4 कॉम्बिनेशन बन गए। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। नो? ये चिंटी ने जो कॉम्बिनेशन बनाए 2 गुड्स की, एक जीन्स का और एक साड़ी का, कितने कॉम्बिनेशन बनाए? कितने कॉम्बिनेशन बनाए? कॉम्बिनेशन बनाए 4। कितने गुड्स के? 2 गुड्स के। और अपने मन से बनाए। किससे बनाए? और अपने मन से ऐसे बनाए कि इसको ए से भी जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन इसे बी से मिलेगा, उतना ही सी से, और उतना ही डी से। सब में सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सबसे क्या मिल रहा है? सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है, जब मैं इनको किस पे प्लॉट कर दूंगा, ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगा। किस पे प्लॉट कर दूंगा? तो ये जो कर्व बन के आएगा ना, वो इंडिफरेंस कर्व बन के आएगा। क्या बन के आएगा? हमें तो भैया बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ठीक है ना, हालात बदल गए। अभी तो कुछ और ही कहानी चल रही थी, तुमने बस सीधा फेंक के मारा
कि इसे तो किस पे प्लॉट कर दो, ग्राफ पे प्लॉट कर दो, तो इंडिफरेंस कर्व बन के आएगा। हमें तो ये भी समझ में नहीं आया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो बच्चों मैंने कहा कब कि तुम्हें समझ में आ गया होगा? मुझे तो ये बताओ, जहां तक मैंने वो कहानी बनाई कि ये कॉम्बिनेशन बन गई डी, वहां तक तो समझ में आया होगा? हाँ बोलो। अब आ जाओ टेक्स्ट पे। अब तुम्हें बैकग्राउंड में कहानी पता है, कहानी चल रही है, वो कहानी को कंसीडर करके वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इंडिफरेंस कर्व का, मैं बताऊंगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, फिर मेरे को मैसेज देना आपकी आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो जी करते हैं शुरू। पहले देखो, जैसे मैंने पीपीसी पढ़ाया था ना आपको, वैसे ही इंडिफरेंस कर्व पढ़ाऊंगा अभी 2 मिनट के अंदर यार, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से फालतू नहीं लगे, आपको समझ में आ जाएगी चीजें, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। जो मैंने बाद में लाइन फेंक के मारी थी ना कि इनको ही क्या कर दो, प्लॉट कर दो ग्राफ पे, ठीक है ना, यानी कि इन पॉइंट्स को, इन कॉम्बिनेशंस को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व क्या हुई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मतलब ए बी सी डी, बोलो। इंडिफरेंस कर्व इज अ graphical a b c d. Indifference curve is the graphical representation of alternative combinations या different combinations of two goods. दो गुड्स मेरे केस में कौन है? साड़ी और जीन्स, ठीक है ना। वापस से, इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that give the same level of satisfaction to the consumer. जो कंज्यूमर को क्या देते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ए बी सी डी, इन चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले ले, चाहे तो ए ले ले, चाहे तो बी ले ले, चाहे तो सी ले ले, चाहे तो डी ले ले, चिंटी को बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? बस ये ही क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। 2 मिनट से फालतू नहीं लगी। हाँ, एमओसी क्या है? ये जो साइड में लिखा है, मतलब हाँ उसके जैसा ही है वो, अभी बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। वहां पे एमओसी, मौसी मोटी, ऐसा पढ़ा था हमने, ऐसा होता है। यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो एमआरएस लिखा हुआ है ना। कल भी मैं बोल रहा था बिजनेस स्टडीज वाले बैच में कि मैंने एक एमटी बना के दी थी आपको, फॉर्म ऑफ एमआरएस, और मैंने बोला था कि सेकंड चैप्टर में आएगी ये, पढ़ाऊंगा। तो एमआरएस मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, इसी बात की बात है, ये बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इस पे फोकस करो कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। मुझे बताओ समझ में आया कि इंडिफरेंस कर्व क्या समझ में आया? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, किनकी? दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन की, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि चाहे तो चिंटी ए ले ले, चाहे बी ले ले, चाहे सी ले ले, चाहे डी ले ले, वो चारों में उतनी खुश है। बस वो डिपेंड करता है, अगर वो वहां पे 2 दिन पार्टी में जाएंगी वीकेंड में, तो वो कौन से वाले को प्रेफर करना चाहेगी? इस वाले को। हाँ बोलो। अगर एक दिन जाएगी हफ्ते में, तो इसको लेना चाहेगी, ठीक है ना। बीच में कभी एक और कोई एक्स्ट्रा कोई दोस्त की कोई बर्थडे पार्टी हुई, सैटरडे संडे तो पार्टी फिक्स है, बीच में किसी कोई कलीग की कोई बर्थडे पार्टी है या उसके घर पे कुछ प्रोग्राम वगैरह है, तो वो इसको भी प्रेफर कर सकती है। हाँ बोलो ना। और कुछ मतलब वो वेला है, वो काम ही नहीं करता, पार्टी करता है, तो इसको भी ले सकते हो। तो डिपेंड करता है कि ये बातचीत करके आपस में कैसे कल्चर जान पाएगी और किस में से मतलब सुटेबल रहेगा। बाकी सेटिस्फेक्शन सबसे इक्वली मिल रहा है। तुम बोलोगे कैसे इक्वल मिल जाएगा, जीन्स तो इसमें ज्यादा है, इसमें डी वाले में जीन्स ज्यादा है, तो इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अरे बेटा ये भी तो देखो, ए वाले में साड़ी भी तो ज्यादा है, ऐसी उसमें क्या है, जीन्स कम है। और ये बात तो तय है कि अगर जीन्स को आपको क्या करना है, ज्यादा खरीदना है, तो ये तो बात तय है कि साड़ी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज मम्मी का बजट क्या है, लिमिटेड है। अच्छा, अगर लिमिटेड ना होता, बच्चों वापस से मैं आपको बचपन की याद दिलाना चाहता हूं। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे और शुरू शुरू में आते, नमन भैया नमन भैया, हमें वो बताओ कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। और फिर हमने वहां पे 4 कारण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और हर एक रिसोर्स का मल्टीपल यूज होता है, और हर एक इंसान की डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है। घुमा फिरा के बात फिर वापस से यहीं पे आ गई कि नहीं आ गई, कि रिसोर्सेज तो क्या है, लेकिन वांट्स क्या है। और चिंटी को डिसाइड करना है, चिंटी को डिसाइड करना है कि वो ये ए लेगी या बी लेगी, सी लेगी या डी लेगी। और अभी तो मैंने इस पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट का एक एस्पेक्ट बताया है,
अभी तो अपने मन में सोच रही है ना, अभी तो अपने मन में सोच रही है, लेकिन मम्मी का जो बजट है, तो मम्मी की जो बजट लाइन भी तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना हमें। दोनों को कंबाइन करके जब फाइनली हम कंक्लूजन निकालेंगे, एंड पॉइंट होगा इस चैप्टर का, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। तुम देखना ना, कितना बेहद खूबसूरत कॉन्सेप्ट बनाया किसने, प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने, जहाँ पे चिंटी के सेटिस्फेक्शन की बात करते हो कि चिंटी को कहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हालांकि सबसे क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना, बजट भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ तो बोल दो। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको टच कराता हूँ हल्का सा। ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंटी को देखो मिल तो रहा है सबसे बराबर सेटिस्फेक्शन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, वो बजट लाइन के बाहर जा रहा हो। किसके बाहर जा रहा हो, बजट लाइन के बाहर जा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जब बजट लाइन के बाहर जा रहा होगा, हालांकि चिंटी को सबसे क्या मिल रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे बाहर वाले को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो बजट लाइन के बाहर है। वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का होगा जहां पे ये वाले पॉइंट बजट लाइन के पॉइंट को टच करके जाएंगे, यानी कि वो हमारे बजट के अंदर भी होगा। समझ आ रही है? नहीं समझ में आया तो आज कोई मुझे मतलब नहीं है उससे, ये तो जस्ट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये फाइनल हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ पे हमें पहुंचना है। ठीक है ना? बोला कनाडा। तेरे को पहुंचना है क्या कनाडा? कनाडा। अच्छा शादी में, चिंटी पता नहीं बुलाए ना बुलाए। हाँ जी, ये भी सही था कि शादी है तो जाना तो पड़ेगा ना। सही है। क्या कह रहा है, वहां पे जाके रहूंगा मैं? हमें क्या पता, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है तो पूछ लेना, बाहर समझा देगा जाकर के। कह रहे हमारी आंखों में नमी होगी जाने दो। छपरी मास्टर बिगाड़ोगे क्या इधर? देखो तो इंडिफरेंस कर्व देखो, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ different combinations of two goods which provide the same level of satisfaction to the consumer। बिना देखे बता सकते हो? पहले तो बताओ सिंपल है या नहीं है। ये पीछे कहानी ना बताता ना तो 2 क्लास लगती मेरे को समझाने में। कहानी का जलवा तो देखो, आधी क्लास में समझ में आ गया। हाँ जी, वापस से, वापस। ज्यादा आया क्या समझ में? बहुत ज्यादा आया समझ में? इतना ज्यादा भी नहीं समझना था, जितना जरूरी है बस उतना ही समझना था। सुनो जी, वापस से बच्चों, सारे बच्चे बोलो जल्दी से, बहुत अच्छे बच्चे हो ना? हाँ बोलो, बहुत अच्छे बच्चे हो ना? बोलोगे आप? ऐसे बोलो, हाँ नमन भैया हम बोलेंगे। अरे बोलो ना, हाँ, बोलो यस भैया हम बोलेंगे। ए, क्या यार, ऐसे में तो तुम सामने वाले को भी सुला दोगे जैसे बोल रहे हो। हाँ जी, आप अच्छे बच्चे हो ना? सारे बच्चे बोलो अच्छे बच्चे हैं ना? हाँ तो आप बोलेंगे अभी, क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस कर्व बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जल्दी से। इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which provide the same level of satisfaction to the consumer। खत्म? समझ में आ गया? आगे, since all the combinations of an indifference curve, अब आता हूं वापस से उसके नाम पे, इंडिफरेंस कर्व के नाम पे। नाम क्या है? इंडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस, जिसमें डिफरेंस ना हो, यानी कि जिससे पहले वाले से भी, पहले कॉम्बिनेशन से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे से भी, जितने भी कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं उनसे सबसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि हम क्या नहीं कर सकते, चॉइस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? चॉइस नहीं कर सकते। चाहे तो हम ये ले ले, चाहे तो हम ये ले ले, चाहे तो हम ये ले ले, सबसे क्या मिल रहा है? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो भैया फिर कैसे पता पड़ेगा कौन सा लेना है? अरे बेटा वो बजट लाइन के थ्रू पता पड़ेगा। किसके थ्रू पता पड़ेगा कि वो चीज हमारे औकात के अंदर है भी या नहीं भी है? वो बाद वाला पोर्शन आएगा इस चैप्टर का। लेकिन फिलहाल हम इनडिफरेंट है। क्या है? क्यों है इनडिफरेंट? क्योंकि हम यहाँ पे चूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। यार एक बात तो बताओ, जब सबसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मैं कैसे बोल दूं कि मैं तो ये लेऊंगा? वो तो डिपेंड करता है ना हमारी इनकम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनकम के ऊपर। वो इस चैप्टर के हम लेटर बाद वाले पार्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिलहाल ये बताओ, ये जो इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, इस कर्व का जो नाम है इंडिफरेंस कर्व, वो समझ में आया क्यों है इसका नाम इंडिफरेंस कर्व? क्यों है? क्योंकि सबसे सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है सारे कॉम्बिनेशन से, तो कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, इसे बच्चों आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
आइसो का मतलब होता है सेम, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन कर्व। ये आइसो यूटिलिटी कर्व इसलिए है क्योंकि इससे क्या मिलता है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है हर एक पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे क्या मिलता है, सेम सेटिस्फेक्शन। से यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चल सकते हैं। देखो, सिंस ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व के जो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन, वो क्या देते हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। किसको, कंज्यूमर को। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमंग देम, और कंज्यूमर क्या होता है उनमें, इनडिफरेंट होता है, मतलब वो चॉइस चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे, अरे केवल बस ऐसे ऐसे नहीं करना होता भाई, बोलना भी होता है। यार तुम तो पूरा बियर बाइसेप्स बन के छोड़ोगे, हाँ 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 ठीक है, पॉडकास्ट चल रहा है, तुम सुनते जाओ, आस्था चैनल चल रहा है। अरे इधर देख लो भाई, ये कह रहा है कि कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है इनमें। क्यों होता है अग्रिम, आप बताओ। क्योंकि वो चॉइस नहीं कर सकता। चॉइस क्यों नहीं कर सकता, आप बताओ लक्ष्य। क्योंकि 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 चार बोतल, हाँ, नालायक। क्योंकि सबसे क्या मिल रहा है भाई, द इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज आइसो यूटिलिटी कर्व। इसको क्या भी बोलते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आइसो यूटिलिटी कर्व? आइसो मतलब सेम, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। सेम सेटिस्फेक्शन तो मिलता है हर एक पॉइंट पे। यस और नो, लेट अस नाउ अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड डायग्राम। इस टेबल से और डायग्राम से समझते हैं। ये टेबल का ये वाला पोर्शन तो भी होल्ड पे करके चलो, ये पेंडिंग है अभी, ये बाद में बताऊंगा क्योंकि टॉपिक ही नहीं है मेरा फिलहाल। इसका कर्व बनाए क्या, मैं बनाऊंगा नहीं फिर। हाँ बोलो। एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे जीन्स ले ले, यहाँ पे क्या ले ले, हाँ यार, चलो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, 1 2 3 4 5। साड़ी कितनी कितनी थी, पहले 12 थी, फिर 6 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी। दो दो का गैप ले लूं ऊपर, 2 4 6 8 10 12। चलो प्लॉट करवाओ। पहला कॉम्बिनेशन क्या था, ए कॉम्बिनेशन, एक तो उसमें क्या थी, एक तो जीन्स थी और 12 साड़ी थी। तो कहाँ पे आएगा ये पॉइंट, बताना मेरे को। एक्स पे तो एक चलेंगे और वाई पे 12 चलेंगे। तो एक्स पे एक यहाँ पे आएगा और इसके ऊपर यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा ना। कोई शक तो नहीं है आपको, किसी को कोई डाउट? आगे चल सकता हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, दो जीन्स थी और 6 साड़ी थी। तो दो जीन्स यहाँ पे आए हम और 6 साड़ी ये आ गई। ग्राफ पे बनाना है बच्चों आपको ये, ठीक है। फिर तीन क्या थी, तीन जीन्स थी और साड़ी कितनी थी, 4। फिर 4 क्या थी और साड़ी कितनी थी, 3। वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई डाउट है क्या आपको? बस फ्री हैंड से ये कर्व को क्या कर दो आप, ये डॉट्स को मिला दो, आपका क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, इंडिफरेंस कर्व।
आ गई स्क्रीन? हाँ जी। फ्री हैंड से मैंने बच्चों क्या कर दिया, इसको डॉट्स को कनेक्ट कर दिया, और आपकी स्क्रीन के सामने ये जो है, ये क्या है बच्चों, इंडिफरेंस कर्व। इसको आईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, जब हम पिछली बार पिछले चैप्टर में पीपीसी पढ़ के आए थे, तो वो तो बाहर को था। अब मैं बोल भी रहा था मोसी मोटी, ठीक है। और वो कैसा होता था? कॉनकेव। कैसा होता था? समझ में आ रही है बात? उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते थे वो ओरिजिन के करीब होते थे, लेकिन इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो ओरिजिन से दूर है। वो ओरिजिन से कैसे है? तो बच्चों ये कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? और इसका रीजन ये होता है बिकॉज एमआरएस डिक्लाइनिंग मैनर में होता है। किसमें होता है? डिक्लाइनिंग मैनर में होता है। भैया ये क्या बात हुई, हमें तो समझ में नहीं आया। एमआरएस डिक्लाइनिंग मैनर में होता है? पहले तो एमआरएस सुनो क्या होता है। एमआरएस की लॉन्ग फॉर्म सुन लो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अच्छा चिंटी सब्सटीट्यूट नहीं कर रही क्या? चिंटी सब्सटीट्यूट नहीं कर रही? किसको सब्सटीट्यूट कर रही है? जीन्स के लिए साड़ी को क्या कर रही है? सब्सटीट्यूट कर रही है। क्या कर रही है? सब्सटीट्यूट। दैट्स वाई बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक जीन्स को पाने के लिए, ध्यान से सुनना, एक जीन्स को पाने के लिए चिंटी चिंटी साड़ी को कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है? शब्द ध्यान से सुनना, एक्चुअल नहीं है, चाहती है। एक बात बताओ, कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर का बिहेवियर की मैंने पहले भी बात की है कि कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है खरीदी करने के लिए, तो उसका बिहेवियर क्या होता है? वो पैसे भी नहीं छोड़ता अपने हाथ में से, और अगले वाले का जो गुड्स होते हैं उन्हें भी खींचने के लिए तैयार होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है जो मेरा है वो तो मेरा है, तेरा भी मेरा ही है। हाँ बोलो ना। अच्छा चिंटी भी तो यहाँ पे, चिंटी एक बात तो बताओ, चिंटी जीन्स को लेने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चिंटी की साइकोलॉजी क्या चलेगी? वो साड़ी को ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगी, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगी? कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा? कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगी नालायक। चाहिए तो, लेकिन जीन्स तो ज्यादा चाहिए, लेकिन वो ये भी चाहेगी कि जो चीज मेरे को ऑलरेडी मिल रही है वो भी मेरे हाथ से ना जाए। जो नहीं है वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी मिल रहा था वो भी ज्यादा सेक्रीफाइस। कस्टमर ये चाहता है ये तो मेरा है ही है, ये तो मैं ले ही लूं, लेकिन जो मेरे पास है वो भी ना जाए। ये ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बच्चे को कभी दो खिलौने देके देखना, उससे बेहतर ये समझ में नहीं आएगा आपको कॉन्सेप्ट। एक बच्चे को पहले एक खिलौना देना उसे, वो लेके रख लेगा और खेलना चालू कर देगा। समझ में आ रही है? और फिर तुम उसे दूसरा खिलौना दो, तुम उसे दूसरा बच्चों उसे समझ नहीं है बच्चे को, लेकिन उसकी साइकोलॉजी देखना कैसे वर्क करती है। तुम उसे दूसरा खिलौना लो और पहले वाला उसके हाथ से छीनने लगो, दूसरे वाला तुम्हारे से छीन लेगा, पहले वाला नहीं देगा, थप्पड़ भर देगा। हाँ बोलो। फैल भर देगा? नहीं भरेगा फैल, ठीक है ना, वहीं पे लेट जाएगा पूरा। नहीं 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 ये भी चाहिए, और जब तक चुप नहीं होगा जब तक तुम उसे पुराने। और एक बात और है, वो तो जो तुम्हारे से दूसरे वाला वो तो लेके रख लेगा, वो तो लेके रख लेगा साइड, उसे तो अंडरग्राउंड कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब तक तुम उसे पहले वाला वापस नहीं करोगे तब तक रोता ही रहेगा। अच्छा अब उसने दो अंडरग्राउंड कर लिए, अब तुम कह रहे हो कि बेटा कोई बात नहीं तू ये ले ले। कई बार होता है ना कि घर पे गेस्ट के बच्चे आ जाते हैं, तो छोटा, हमारे भी कोई घर पे छोटा बच्चा है, तो अब क्या करते हैं कि उससे जो छोटे बच्चे को हमने वो दिए टॉयज दिए, तो ऑलरेडी जो दिए हुए उसे एक नया दे रहे कि चल कोई बात नहीं बेटा, तो ये गेस्ट का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मतलब ऐसे ही समझा रहे हैं उसे, मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा है उसे, उसे कह रहे बेटा नहीं है ये देख, बेबी आया ना, छोटा बेबी आया ना, इसको चाहिए ये। किसको चाहिए? ये छोटे बेबी को चाहिए, तू ये दे दे और ये वाला ले ले, ये दे दे। वो तुम्हारे से वो ले लेगा, अपने नहीं दे देगा जो दो अंडरग्राउंड का रखे थे, सारे इकट्ठे करता रहेगा। यार बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी चल रही है कि जो मिल जाए वो बेटर है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है धंधे में, कहावत होती है कि माल या तो गल्ले में होना चाहिए या पल्ले में। नहीं समझते? माल या तो कहाँ पे होना चाहिए, गल्ले में या तो पल्ले में। गल्ले का मतलब है या तो वो किस में रियलाइज हो जाए, कैश में, और पल्ले में मतलब ये हमारे गोडाउन में, हमारे वेयर हाउस में माल लगा है।
ठीक है ना, बच्चा भी वही वाला काम कर रहा है, जो मेरा है वो तो मेरा ही है, जो तेरा है वो भी मेरा है। तो बच्चों कंज्यूमर की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, केवल छोटे बच्चे की बात नहीं है, बड़े इंसान की भी यही बात है। वो चाहता है जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, उसे तो सेक्रीफाइस ना करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो कम सेक्रीफाइस करना पड़े। हाँ बोलो ना। आप इधर देख रहे होंगे, साइड में देखो ना एक बार, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एमआरएस क्या है ये। यहाँ पे देखो, पहले चिंटी क्या कर रही थी, चिंटी एक साड़ी सॉरी एक जीन्स और 12 साड़ी लेना चाहती थी। फिर वो बोली मैं खुश रहूंगी किसमें, कि अगर मेरे को 2 जीन्स मिल जाएगी और कितनी साड़ी मिल जाएगी, 6। फिर उसने बोला कि मैं उतनी ही खुश रहूंगी अगर मेरे को 3 जीन्स मिल जाए और 4। अब देखना, पहले पहले लेवल पे वो साड़ी को कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है, 6। कितना सेक्रीफाइस करना चाहती है, यहाँ पे तो निकाल ही नहीं सकते हम, क्योंकि उसके पहले तो पता ही नहीं है हमें, कॉम्बिनेशन ही नहीं है हमारे पास। लेकिन फर्स्ट लेवल पे जब हम मार्जिनल चेंज निकालेंगे तो वो 6 साड़ी को सेक्रीफाइस करना चाहती है टू ऑब्टेन 1 मोर जीन्स। किसको पाने के लिए, एक एक्स्ट्रा जीन्स को पाने के लिए। ये शब्द सुने सुने लग रहे हैं, एक जीन्स को पाने के लिए वो साड़ी का 6 साड़ी का सेक्रीफाइस करना चाहती है, पड़ेगा नहीं, चाहती है। ऐसे मत बोलो, पड़ेगा तो बिल्कुल अलग सेंस हो जाएगा इसका। यही तो चीज है ना जो हमें समझ के चलनी है, यही। और इस चैप्टर के अंदर बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती कि कहाँ पे चाहती है कहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अभी उसे सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, वो चाहती है, वो उसकी खुद की चाहत है। करना पड़ेगा वो तो हम बाद में देखेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो वो कितने का सेक्रीफाइस करना चाहती है, 6 साड़ी का। लेकिन वो एक और जीन्स को पाने के लिए फिर कितने का सेक्रीफाइस करना चाहती है, 4 का नहीं 2 का। क्योंकि पहले कितनी मिल रही थी उसे साड़ी, 6, अभी कितनी मिल रही है, 4। वो बोल रही है कि मेरे को अगर 3 जीन्स और 4 साड़ी मिल जाए तो मैं इक्वल खुश रहूंगी जितना मैं पहले थी, ठीक है। तो अब हुआ क्यों, हुआ यहाँ पे ये कि वो पहले 6 साड़ी थी, पहले वाले कॉम्बिनेशन में इस बार कितनी है, 4 है। तो वो सेक्रीफाइस पहले तो 6 करना चाह रही थी, अभी कितना सेक्रीफाइस करना चाह रही है। और एक जो समझदार कंज्यूमर होता है वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगा, कम से कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा, कम से कम। उसकी साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है कि मेरे को ये भी मिल जाए और जो मेरे पास ऑलरेडी है ये भी मेरे पास से कम जाए, या तो ना जाए, और जाए तो जाएगा तो है ही है, क्योंकि सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहता है कम से कम सेक्रीफाइस करना, ताकि दोनों की क्वांटिटी उसके पास मेंटेन रहे। फिर देखना, फिर वो एक का ही सेक्रीफाइस करना चाहती है। तो ये जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो साड़ी को सब्सटीट्यूट कर रही है टू ऑब्टेन जीन्स, किसको ऑब्टेन करने के लिए, तो इसी को बोलते हैं बच्चों एमआरएस। क्या बोल रहे हैं, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक गुड एक्स की एक यूनिट को पाने के लिए गुड वाई का कंज्यूमर कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना चाहता है, करना पड़ेगा नहीं, करना चाहता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है बच्चों, ये डिक्लाइनिंग मैनर में होता है। किसमें होता है, क्यों होता है डिक्लाइनिंग मैनर में। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर ये इंक्रीजिंग मैनर में हो जाए तो उस कंज्यूमर को तुम क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में, कंज्यूमर के बारे में, रेज योर हैंड। अगर ये इंक्रीजिंग मैनर में हो जाए हमारे, तो उस कंज्यूमर के बारे में तुम अपनी सोच कैसी बनाओगे कि क्या है, मतलब कैसा है ये, रेज योर हैंड, कैसा है, कैसी है, रेज योर हैंड। आता है समझ में आपको, वेरी गुड। रुक अभी बताना नहीं, अभी केवल ये बताना कि समझ में आएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एमआरएस भी घटते हुए मैनर में आ रहा है, नहीं, अगर हो जाए तो इसका मतलब क्या है, बता सकते हो मेरे को ये, वेरी गुड। अभी अभी ना 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 बताना नहीं, रेज योर हैंड। 3 बच्चे बताना चाहते हैं, गलत हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे फर्क ही पड़ता है, वेरी गुड। चलो आप बताओ। वो हाँ, अगर वो इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है, पाने के लिए, नहीं, करना पड़ेगा नहीं, कि ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं हम। और ऐसा कौन चाहता है ज्यादा सेक्रीफाइस करना, कोई भी नहीं। कौन चाहेगा, जो पागल होगा।
जो कौन होगा बेटा, एमआरएस के बढ़ने का मतलब है कि हम सेक्रीफाइस अभी तो कम करना चाह रहे हैं, पहले 6 का सेक्रीफाइस करना चाहते हैं हम, फिर 2 का करना चाहते हैं, फिर 1 का सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, कि कंज्यूमर ये चाहता है कि उसके पास से साड़ी कम से कम जाए, इसका मतलब यही तो है। लेकिन अगर ये इंक्रीजिंग मैनर में हो जाए तो इसका मतलब वो क्या चाहती है चिंटी, कि साड़ी का ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहती है। इसका मतलब पागल हो गई ना चिंटी। ऐसा एक रेशनल कंज्यूमर ऐसा करता है? नहीं करता ना। रेशनल कंज्यूमर की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है कि ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। अरे तुम तो जीन्स को पाने के लिए सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो, सब कुछ लुटाना चाहते हो, पहले से ज्यादा करना चाहते हो, तो तुम्हारे से बड़ा पागल कौन है? हाँ तो बोल दो, हाँ बोलो। हाँ जी। तो हम क्या बोलेंगे उस कंज्यूमर के बारे में, हम कैसा एक कंसेप्शन बनाएंगे, ये कंज्यूमर पागल है, छपरी है, ये जीन्स को पाने के लिए क्या करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहता है, साड़ी का सेक्रीफाइस करना चाहता है। इसको अकल नहीं है, तमीज नहीं है। मम्मी बोलेगी बदतमीज है ये, ठीक है ना। हाँ बोलो। लेकिन एक जो समझदार कंज्यूमर है वो ऐसा करता है क्या? नहीं, वो हमेशा सेक्रीफाइस कम से कम करना चाहेगा। दैट्स व्हाई बच्चों एमआरएस डिक्लाइनिंग मैनर में होती है। किसमें होती है? और सारे बच्चों को पता है, वहां पे भी डायग्राम बना के दिखाया था। जब एमआरएस यानी कि वहां पे तो ये कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी होता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट किस नाम से है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एक के लिए दूसरे को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। और ये डिक्लाइनिंग मैनर में, और जब डिक्लाइनिंग मैनर में तो कर्व कैसे बनता है, देखो जैसे मैंने अभी बनाया ये वाला, ऐसा उठा हुआ कर्व बनता है या ऐसे बनता है कर्व, अंदर को बनता है। और ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कैसा बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ये इसलिए होता है बिकॉज एमआरएस डिक्लाइनिंग मैनर में होता है। किसमें होता है? डिक्लाइनिंग मैनर में। से यस और नो? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको आया समझ में? तुम्हें अग्रिमा इधर भाई पीछे सबको आ गया समझ में? देखो ये टेबल तो समझ में आ गई, डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया, यहाँ पे देखना डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है। कोई डाउट तो नहीं है? आज के लिए बच्चों तो इसमें इतना ही रखेंगे। कल काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये चैप्टर पूरा इंटरेस्टिंग है, मतलब चैप्टर तो शुरू से इंटरेस्टिंग है ये, बस वहां पे कुछ कमी थी कि वो मेजर नहीं कर सकते थे, है ना। यहाँ पे तो ये सारा प्रैक्टिकल चल रहा है बिल्कुल। तो ये तो कल करेंगे हम। फिलहाल आप मेरे को होमवर्क दिखाओ।